बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और ये है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली ये थायरिस्टर नहीं है, यानी कि इसमें 4 लेयर्स नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ एक जंक्शन बनता है, इसलिए इसको यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ यूँ है कि ये आपके पास एक एन टाइप की सबस्ट्रेट है, इसके साथ यहाँ पी टाइप का हमने एक एमिटर जो है वो लगाया हुआ है, यानी कि ये पी टाइप का जो पोर्शन है इस एन टाइप के ऊपर ग्रो अप किया हुआ है और यहाँ से टर्मिनल निकाल के ये एमिटर इसको हम कहते हैं। इसमें ये 2 टर्मिनल और भी हैं, ये B1 ये B2, B1 B2 ये बेस 1 ये बेस 2 कहलाता है। तो ये आपके पास यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन है। इसमें सिर्फ ये एक जंक्शन बनता है, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, तो ये पी एन जंक्शन बनता है, इसलिए इसको यूजेटी कहते हैं या यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब रही बात कि इसका सिंबल किस तरह का बनता है, तो इसका सिंबल जो है वो कुछ यूँ बनता है। ये देखें, FET भी हमने पढ़ा था, लेकिन FET और UJT जो है उसके सिंबल में फ़र्क ये होता है कि FET में ये एरो जो है बिल्कुल सीधा होता है जब ये एमिटर वाला, जबकि ये UJT में ये टिल्ट होता है, ये यानी कि इनक्लाइंड होता है यहाँ पे। तो ये इसका सिंबल है B1 बेस 1 B2 बेस 2 और ये एमिटर आ गया, यानी कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली ये इसका एक पीएन जंक्शन है, B1 और B2, यहाँ ये देखिए B1 और B2, इसके दरमियान यहाँ से यानी कि एमिटर और B2 के दरमियान ये एक रेजिस्टेंस बनती है, यानी कि ये जो हमारा सबस्ट्रेट है जो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है यहाँ से यहाँ तक, उसको हमने शो किया है R-B2 यानी कि R-B2 से, और इसी तरह एमिटर से जो बेस 2 तक यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये जो रेजिस्टर बनता है इसकी रेजिस्टेंस जो बनती है R-B1 के बराबर आती है। अब ये देखें कि ये हम कहते हैं ये दोनों डायनामिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक नहीं है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर हमने एरो डाला है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करती है एमिटर करंट के ऊपर। एमिटर करंट ज़्यादा होगा इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, एमिटर करंट कम होगा इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो बेसिकली इसको सर्किट में कुछ यूँ हम कनेक्ट करते हैं। ये देखें, ये हमने बैटरी सोर्स लगाया VBB, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पोटेंशियल का डिफरेंस हमने अप्लाई किया, तो ये एक पोटेंशियल डिवाइडर बनता है। ये पोटेंशियल डिवाइडर बनता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल रेजिस्टेंस बनती है इसको नाम देते हैं इंटरबेस रेजिस्टेंस, यानी कि R-BB। ये किसके बराबर होगी, ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R-BB यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस जो होगी RB1- प्लस RB2- के बराबर होगी, यानी कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इसका मजमूआ टोटल रेजिस्टेंस और ये इंटरबेस रेजिस्टेंस कहलाती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ज़ाहिर है ये एक पोटेंशियल डिवाइडर बनता है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो किस तरह निकाला जा सकता है, VR-B1, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है तो वो ये रेजिस्टर यानी कि ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो ये टोटल रेजिस्टेंस ये आ गई, ये इसके अक्रॉस जो यहाँ रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल डिवाइडर रूल हम इस्तेमाल करते हैं तो वही इस्तेमाल करके यहाँ
ये वी आर बी वन डैश की वैल्यू निकालते हैं। यानी कि जिस तरह आपको पता है कि वी जो होता है वी वन कह लें, वो होता है R1/R1 + R2 इंटू वी। तो यही फार्मूला जो है यहाँ हमने इस्तेमाल किया है, पोटेंशियल डिवाइडर रूल, सॉरी, इंटू वी। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर रूल जो है यहाँ हमने इस्तेमाल किया। तो ये आपके पास वोल्टेज आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब रही बात कि ये जो फैक्टर है, ये जो हमारा यूजेटी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल होती है बात, और इसको कहते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो ऑफ यूजेटी। तो ये इसको आमतौर पर ग्रीक लेटर ईटा से शो किया जाता है। तो ये इतना हिस्सा जो है वो तो ईटा के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वोल्टेज होगी उसको हम लिख सकते हैं ईटा वी बी बी, यानी कि इसकी जगह ईटा लिख दिया वी बी बी। तो ये वी आर डैश बी वन इज इक्वल टू ईटा वी बी बी के बराबर हो गया। अब ये देखें कि अगर ये जो इमिटर और बेस वन के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो वी ई वी वन मैंने यहाँ लिखा है, इसको हम वी ई भी कह सकते हैं। तो वी ई और आई ई के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो ये वी ई हम यहाँ वाई एक्सिस के अलांग ले रहे हैं और करंट जो है एक्स एक्सिस के अलांग ले रहे हैं। तो लाजमी नहीं है इसी तरह लें, हम इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि वी ई जो है वो वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के अलांग और आई ई जो है आमतौर पर जिस तरह लिया जाता है वो वाई एक्सिस के अलांग लिया जाता है। लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर इसको इस तरह इसलिए शो किया गया है कि हम यहाँ टर्म इस्तेमाल करते हैं वैली और पी की। तो वैली और पी को शो करने के लिए हमारी किताब में इस तरह ये कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए गए हैं। बाज़ किताबों में वही बात जिस तरह मैंने पहले बताया कि वाई एक्सिस के अलांग करंट लेते हैं जिस तरह के आमतौर पर होता है, और एक्स एक्सिस के अलांग वोल्टेज लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, करंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम जब ये वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इनिशियली कोई यानी बहुत कम करंट फ्लो होता है, ये रिवर्स लीकेज करंट, और यहाँ पे आके क्या होता है कि वोल्टेज हम इंक्रीज करते जाते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं तो करंट ऑलमोस्ट बहुत कम फ्लो होता है। लेकिन जब एक ख़ास ये वोल्टेज डिवेल्प होती है यानी कि वी ई की वैल्यू ख़ास होती है, तो उस वक्त ये वी ई जो है बेसिकली जब इसकी वैल्यू जो है ये वोल्टेज और ये वोल्टेज इसके बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी एन जंक्शन जो है यानी ये वी पी एन इस फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज, इस जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज के बराबर होगी वी पी एन। यानी कि ये हमारा जो जिस तरह आम पी एन जंक्शन होता है तो उसमें फॉरवर्ड पोटेंशियल बैरियर से जब वोल्टेज बढ़ता है तो वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये फॉरवर्ड हम यानी कि ये जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होता है तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वोल्टेज यानी कि वी ई की वैल्यू जो है, वी ई की वैल्यू जो है वो वी पी के बराबर हो जाती है। वी पी के बराबर उस वक्त होती है जब यहाँ इसमें आई ई की वैल्यू यानी कि इमिटर करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इमिटर यानी कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है और इमिटर करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त इसकी उस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है। और फिर क्या होगा, डेफिनेटली क्या है, यहाँ से होल जो है इसमें एंटर होते हैं एन टाइप पे। तो ये हमारा जो पोर्शन बनता है यानी कि एन टाइप का, इसमें चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ जाती है। जब चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसकी कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली क्या होगा कि करंट बढ़ेगा लेकिन वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो वोल्टेज ड्रॉप होता है कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये वोल्टेज जो है इसको हम पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज कहते हैं, और ये वोल्टेज जो है ये वैली कहलाती है। तो ये इतना जो पोर्शन बनता है इसमें अगर देखा जाए तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है
लेकिन वोल्टेज की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस जो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो रेजिस्टेंस आती है उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम ओहम्स लॉ के मुताबिक कहते हैं कि R इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा I। अब देखिए करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इसका साइन नेगेटिव आ गया। जब इसका साइन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसलिए ये जो रीजन बनता है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बनता है। तो यानी कि इस रीजन में ये जो हमारा यूजेटी है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस जो है शो करता है। उसके बाद क्या होता है कि ये सैचुरेट हो जाता है कंडीशन। तो देखें उसके बाद करंट की वैल्यू बढ़ती है तो वोल्टेज भी स्लाइटली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल ये हमारा पीक वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, इनके मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे ये हमारा ये पोर्शन यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो हमारा डायोड है इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस इतना हो जाता है कि ये बैरियर को क्रॉस कर जाता है। आई की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो हो जाती है। रिजल्ट क्या निकलता है कि ये चार्ज कैरियर इसके अंदर एंटर होते हैं, चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। करंट बढ़ा, वोल्टेज कम हुए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। इसलिए इसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। अब हम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर जो है वो बनाया जा सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा यूजेटी है, तो इसकी बाइसेक्ट जो है एमिटर की कुछ यूँ करते हैं कि यहाँ इसके साथ रेजिस्टर लगा देते हैं R1 और यहाँ एक कैपेसिटर लगा देते हैं, और इसी तरह इस सर्किट के अंदर यहाँ एक रेजिस्टर लगा देते हैं R2। अब इसमें ये देखें कि जब हम सर्किट ऑन करते हैं तो क्या होगा, तो ये जो कैपेसिटर है इस रेजिस्टर के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाएगा। याद रखें इनिशियली ये हमारा जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये ऑफ होगा। ये ऑफ क्यों होगा कि इसकी जो एमिटर की वैल्यू है वोल्टेज की वो रिक्वायर्ड वैल्यू से कम है, जो हम पिछले ही आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए यानी कि Vp के बराबर हो। Vp कितना होना चाहिए, ये Ve की वैल्यू जो है इट्टा VPB प्लस VPN के बराबर होना चाहिए। तो Ve की वैल्यू जो है जब तक इस वैल्यू से कम रहेगी तो डेफिनेटली ये हमारा जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये ऑफ रहेगा। अब होगा क्या, ये हिस्सा जो हमारा ऑफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बैटरी, ये जो बैटरी है वो इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही है थ्रू R1। तो कैपेसिटर जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल एक्सपोनेंशियली, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपोनेंशियली जो है इंक्रीज होगा। तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगाएं या वोल्टमीटर लगाएं तो उसकी जो वोल्टेज है इस पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो इस तरह इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि कैपेसिटर जो है ये ऑर्डिनरी जिस तरह चार्ज होता है ये एक्सपोनेंशियली उस तरह चार्ज होता जाएगा। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जो कि Ve के बराबर होगी। अब Ve जो है उसकी वैल्यू के कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो Vp के बराबर हो जाएगी। जैसे ये Vp के बराबर होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमारा ये जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये जंक्शन ऑन होगा तो अब ये जो कैपेसिटर है ये इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सडनली ये डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट जो है इस रेजिस्टर के क्रॉस आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होगा। तो ये देखें जब कैपेसिटर यहाँ से हम वोल्टेज ले रहे हैं तो ये इस तरह की वोल्टेज आपके पास आएगी। और
अगर यहाँ पे हम ऑसिलोस्कोप लगाते हैं या कोई भी डिवाइस जो है ये वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो वो कुछ यूँ होगा कि जब तक ये जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये ऑफ रहेगा, इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही ये ऑन होगा इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, तो सडनली बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो है डिवेल्प होगी। लेकिन यह जाहिर है ये कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, फिर इस लेवल को यानी कि 0 लेवल को पहुंच जाएगी। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज के इस तरह के स्पाइक्स बनेंगे, यानी कि ये ऐसे डिस्चार्ज होगा, फिर 0 वोल्टेज, फिर डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर इसके अक्रॉस। यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है सडनली बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कुछ इस तरह ड्रॉप होगा, और ये वेव फॉर्म जो है हमें यहाँ से मिलेगी। यानी कि ये एक ही जो हमारा सर्किट है इसमें दो तरह की आप वेव फॉर्म ले सकते हैं, इस तरह की भी वेव फॉर्म ले सकते हैं, इस तरह की भी वेव फॉर्म ले सकते हैं। तो ये दोनों वेव फॉर्म जो है हम हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर के तौर पर हमारा UJT जो है वो काम कर रहा है। अब रही बात कि इसमें ये जो रेजिस्टर है इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि ये रेजिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि इसमें जो करंट फ्लो हो वो IP, उसकी जो पीक वैल्यू है उससे कम नहीं होना चाहिए, करंट की वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो करंट की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, पीक वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो तब ये ऑन होगा हमारा, यानी कि ये जो UJT होगा। अगर इसकी वैल्यू करंट की कम हो जाएगी, यानी कि ये रेजिस्टर की वैल्यू हम ज़्यादा रख देते हैं, तो डेफिनेटली IP से अगर कम करंट फ्लो होगा तो ये हमारा UJT जो है ऑन ही नहीं हो सकेगा। तो इसी तरह इसकी वैल्यू जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि ये आप भी कर सके, मीन इसके अंदर जो करंट है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो IB के बराबर होनी चाहिए। यानी कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, इसको ऑन भी होना चाहिए और इस पॉइंट के ऊपर भी आना चाहिए। यहाँ पे ये ऑफ होगा, यहाँ पे ये ऑन होगा, तो ये आपके पास करंट है, ये है IV और ये है करंट IP। इधर करंट IE इंक्रीज हो रहा है, ये वोल्टेज है VE, ये वोल्टेज है VE, और ये पीक वैल्यू है VP और ये VB है। तो डेफिनेटली इसका जो करंट है वो इससे, यानी कि ये जो वैल्यू है इससे कम नहीं होगा और इससे ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि ये अपर लिमिट है करंट की, ये लोअर लिमिट है। तो इस लिमिट के अंदर जो है इस रेजिस्टर के थ्रू जो है करंट फ्लो होना चाहिए ताकि हमारा UJT ऑन भी हो सके और ऑफ भी हो सके। तो अब इस कंडीशन को किस तरह हम सेटिस्फाई करवाते हैं, उसके लिए जाहिर है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हमें करना पड़ेगी, पर्टिकुलर इसकी वैल्यू, तो जो यहाँ पे हम लगा के इस ऑसिलेटर को डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है वो VE के बराबर है। अब VE की वैल्यू जो है वो VP से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारा ये जो UJT है ये ऑन हो सके। तो ऑन करने के लिए इसकी वैल्यू जो है इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और VE क्या है? VE एक्चुअली ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो होगी, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस बन रही है, तो उसकी वैल्यू जो है VE वो VP से बड़ी होनी चाहिए। अब VE कितना होगा? डेफिनेटली जब इसकी वैल्यू जो है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू VP होगी, तो उस वक्त करंट जो है इसमें IP के बराबर फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ करंट IP है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पे करंट जो है वो IP है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल वोल्टेज है इसमें से ये वोल्टेज, यानी कि ये जो टोटल वोल्टेज है VBB, इसमें से ये वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करें तो ये वोल्टेज आपके पास आएगी, यानी कि VE की वैल्यू इसके बराबर होगी VBB माइनस IPR1, क्योंकि उस वक्त इसमें ये देखिए करंट जो है VP पे लाने के लिए वोल्टेज को करंट की वैल्यू जो IP के बराबर होनी चाहिए।
तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ओहम्स लॉ इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि ये IP R1 के बराबर होगी और इसकी वैल्यू जो है वो VP से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि VBB माइनस, इसको इधर ले आए माइनस VP और इधर जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से ये IP से इधर डिवाइड करें तो R1 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, यानी कि ये क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए R1 से, या R1 जो है वो लेस होना चाहिए इस क्वांटिटी से। तो R1 के लिए पहली कंडीशन ये है कि हमारा UJT ऑन हो जाए, उसके लिए कंडीशन ये है कि R1 की वैल्यू जो है इस क्वांटिटी से कम होनी चाहिए। अब दूसरी बात कि इसको ऑफ भी होना है, तो ऑफ कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि ये VE की वैल्यू जो है वो VV से कम होनी चाहिए, VV से कम होनी चाहिए। तो VV से कम होगी वैल्यू तब ये हमारा UJT जो है वो ऑफ होगा। तो ऑफ कंडीशन के लिए VE की वैल्यू जो है लेस देन हो VV से। तो VE किसके बराबर होगी? अब फिर देखें कि अब यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो IB के बराबर होगा, यहाँ करंट IB के बराबर फ्लो हो रहा होगा। जब IB करंट होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस होगा IB R1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ये टोटल वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, इसके बराबर होगी। तो हम लिखेंगे VBB माइनस IB R1 इज लेस देन VV, यानी कि ये क्वांटिटी VV से लेस होगी, तो तब ये हमारा जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो ऑफ होगा। ऑफ भी करना है, इसको ऑन भी करना है, जाहिर है तभी जाके इस तरह की वेव फॉर्म जो आउटपुट पे हमें मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि VBB माइनस VB इज लेस देन IB RB, यानी कि ये क्वांटिटी इधर ले जाए नेगेटिव हो जाएगी, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो R1 जो है फिर इससे ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि ये देखिए R1 इधर रहेगा, IB से इसको डिवाइड करें तो R1 इज ग्रेटर देन दिस समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने UJT को इस्तेमाल करके नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर बनाना है, यानी कि इस तरह की वेव फॉर्म हमने आउटपुट पे लेनी है, तो R1 की कंडीशन क्या होगी? R1 जो है वो इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये इसकी रेंज आती है इसके R1 की वैल्यू इससे छोटी हो, लेस देन दिस क्वांटिटी और ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ इस तरह R1 की वैल्यू हम एडजस्ट करके UJT जो है उसको एज ए नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर बना सकते हैं। तो वही पुरानी बात कि उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी और साथ ही साथ आप अपनी किताब को भी पढ़ा करें, तो जो कोई मुश्किल पेश आए तो आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये ज़रा दिलचस्पी जो है उसमें मुझे ज़रा कमी महसूस हो रही है। नो डाउट कुछ बच्चे जो हैं बड़ी दिलचस्पी के साथ ये लेक्चर सुनते भी हैं और उस पर नोट्स वगैरह भी बना रहे हैं, लेकिन हमारी तादाद जो है इतनी होने के बावजूद मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे जो हैं यानी कि वो मेरा पूरा लेक्चर जो है देखते हैं। तो चूँकि मेरे जो वहाँ पे टाइम ऑब्जर्विंग यानी कि व्यूइंग टाइम जो है उसका मुझे पता चल जाता है। तो बेटे ये हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि ये हमारा कोई इस तरह का ही बन गया है सिचुएशन ही। तो हम ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह हमारी बातों से मुस्तफ़ीद हों, हमारे यानी कि जो एक्सपीरियंस है उसको उससे फ़ायदा हासिल करें। तो बहरहाल अगर कोई क्वेश्चन हुआ करे तो लाजमी तौर पर पूछा करें। अच्छा भी, अल्लाह हाफिज़।